गुड मॉर्निंग। राधे राधे। क्या हाल है बच्चों? वॉइस अभी तो बोलना चालू नहीं किया, वॉइस कहाँ से क्लियर आएगी? अच्छा, सभी को आवाज आ रही है क्लियरली? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें? मैं मौज में बेटा, मजे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अपन मिशेल देख रहे थे, है ना? मिशेल देख रहे थे ना? लास्ट क्लास में मिशेल बता दिया था। हाँ या ना, जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसमें अपन ने देख लिया था कि एक ध्रुवीय अणु होता है, और सॉरी, एक ध्रुवीय सिरा होता है और एक अध्रुवीय सिरा होता है। तो ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल के संपर्क में रहता है, और अध्रुवीय यानी जल विरागी जो सिरा रहता है, जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला रहती है, वो जल से दूर रहती है। ठीक है। और फिर अगर बहुत ज्यादा सांद्रता बढ़ा देते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है वो अंदर छुप कर संगुणित होकर ऐसी संरचना बना लेते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? मिशेल बोलते हैं। ठीक है। और जो मिशेल बनना है, ये एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर ही मिशेल बन सकता है। ठीक है। और इस सांद्रता को क्या बोला जाता है? क्रांतिक मिशेल सांद्रता। तो अगर सांद्रता क्रांतिक मिशेल सांद्रता से उच्च है तो मिशेल बनेगा, उच्च नहीं है तो मिशेल नहीं बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ उदाहरण दे रखे थे इन सबके। ठीक है। अब ये जो मिशेल का जो अणु है बेटा, ये जो अणु आपको नजर आ रहा है साबुन का, इन अणुओं को बोलते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है। सतह मतलब पृष्ठ सक्रिय अणु। ठीक है, सरफेक्टेंट बोलते हैं इनको। पृष्ठ सक्रिय या सतह सक्रिय करने वाले अणु। ठीक है, सरफेस एक्टिव मॉलिक्यूल्स या सरफेक्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है। तो सरफेक्टेंट आपके जो रहते हैं ये मुख्यतः तीन तरीके के रहेंगे, जो कि हमें ध्यान रखना है। तो कुछ सरफेक्टेंट अणु ऐसे होते हैं जिनमें धनात्मक आवेश आता है टूटने के बाद। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऋणात्मक आवेश आता है। तो जैसे देखिए अपना साबुन का अणु था, इसमें ऋणात्मक आवेश आया था, C+O-, तो ये हो गया ऋणात्मक। ठीक है। इसके अलावा जो देखिए इसमें तीसरा उदाहरण दे रखा है, ये जब टूटेगा तो N+ आएगा, तो ये हो जाएगा धनात्मक। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे आवेश नहीं होता, जैसे लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल। ठीक है। तो लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल हैं तो जो OH वाला सिरा है वो आपका क्या रहता है? जल रागी रहता है। ठीक है, जल से आकर्षण करने वाला है। तो ये आपका आयनिक रूप में नहीं टूटेगा। ठीक है। तो ये जो सक्रिय सतह सक्रिय रहते हैं, अणु रहते हैं, ये धनात्मक आवेशित भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और हो सकता है इनका कोई आवेश ना हो, लेकिन एक समूह जैसा ऐसा जरूर रहेगा जो जल के प्रति क्या दिखाता हो? आकर्षण दिखाता हो। मुख्यतः OH समूह रहते हैं। अब देखते हैं साबुन बनने की, साबुन से सफाई की प्रक्रिया। ठीक है। तो देखिए साबुन से सफाई की प्रक्रिया में क्या है, ये मान लिया आपको कपड़ा है और इस पे ग्रीस का दाग दे रखा है। ठीक है, ग्रीस लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है सपोज। तो एक्चुअली कपड़े गंदे भी तेल के दाग या ग्रीस के दाग से होते हैं भाई। जो धूल होती है वो तो कपड़ा झड़ाने से झड़ जाएगी, सूखी धूल है, लेकिन वो इन ग्रीस या ऑयल के स्पॉट पे चिपक जाती है जिससे कपड़े गंदे रहते हैं। ठीक है। अब इसको हटाना है तो वही साबुन डाल दिया मान लिया, या आपने डिटर्जेंट पाउडर यूज कर लिया। तो ये साबुन या डिटर्जेंट जो है ये क्या करेगा? जो इसका एक हिस्सा जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है, बोल तो तेल के संपर्क में आ जाएगा, देखिए ग्रीस के संपर्क में आ गया, अंदर चला गया उसमें। और जो बाहरी हिस्सा है जिसपे आवेश था, C+O- था, वो जल के संपर्क में रहेगा, यहाँ आ गया जल।
ठीक है, बाहर की तरफ जल है और अंदर तेल है। ठीक है, ये क्या है, ऑयल। तो जब आप इस कपड़े को रगड़ते हो या फिर जो विपरीत आवेशित आयन है, बाहर कौन से आयन है, Na+ तो घूम ही रहे हैं ना जल में, वो आयन इन अणुओं को थोड़ा अपनी तरफ खींचते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कपड़े की सतह को छोड़ देता है। ठीक है, जिसके कारण सतह को जैसे ही छोड़ेगा, ये जो ऑयल की बूंद है ये क्या हो जाएगी, गोलीय रूप धारण कर लेगी। तो इस गोलीय रूप के कारण ये हो गया, ये ऑयल हो गया। ठीक है, तो ये जो संरचना हमें दिख रही है ये ठीक वैसी है जैसी मिशेल में बनती थी। तो साबुन के बहुत सारे अणु इस तरह से एडजस्ट हो गए कि उनका सिरा जो था जल विरोधी था, वो तेल के अंदर चला गया, और जो जल रागी था वो हिस्सा बाहर है। तो बाहर क्या है, वाटर है, और ये क्या हो गया, ऑयल हो गया। तो क्या बन गया, मिशेल बन गया ये। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पर जो तेल का और जल का दोनों क्या है, द्रव है। तो दोनों द्रवों का क्या बन गया, कोलाइड। और द्रवों का जब कोलाइड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो साबुन का कण है, इसका एक हिस्सा जल के संपर्क में है और दूसरा तेल के संपर्क में, यानी इसने तेल और जल को दोनों को पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ ये जो डिटर्जेंट या साबुन का अणु है, ये इस इमल्शन को या इस पायस को क्या कर रहा है, स्थायित्व दे रहा है। ठीक है, कैसे स्थायित्व दे रहा है, एक हिस्से से इसने तेल को पकड़ रखा है और दूसरे हिस्से से इसने पानी को पकड़ रखा है। ठीक है, वैसे तो तेल और पानी साथ में नहीं रह सकते, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला एक अणु है जो कि इस निकाय को क्या कर रहा है, स्थायित्व दे रहा है, यानी इस पायस को स्थायित्वकारी बना रहा है। तो यहाँ जो तेल साबुन का जो अणु है या डिटर्जेंट का जो अणु है, ये क्या होता है, पायसी कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है इस प्रकार साबुन तेलीय वसों का पायसीकरण करके उनकी धुलाई में सहायता करता है। तो यहाँ जो साबुन हो गया ये क्या बन गया, आपका पायसी कारक हो गया, पायसी कारक अणु हो गया। ठीक है, तो पायस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, दूध रहता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा जब नकली दूध बनाने की जो फैक्ट्रियों पे छापा पड़ता है तो वहां पे बहुत अधिक मात्रा में डिटर्जेंट पाया जाता है। तो ये डिटर्जेंट का काम ही यही होता है कि नकली दूध का क्या बना सके, पायस बना सके। ठीक है, स्थायित्व देने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से डिटर्जेंट पाउडर या साबुन का अणु क्या करता है, पायसी कारक में, पायसीकरण में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हो गया। फिर आपने एक और चीज सुनी होगी बेटा कि ज्यादा ठंडा पानी होता है तो फिर साबुन या सर्फ काम नहीं करता, बहुत ज्यादा ठंडा पानी होता है। आप घोलोगे, सर्फ को पानी में डालोगे, बहुत ठंडा पानी है तो नीचे जमा हो जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं, मिशेल या झाग नहीं बनेगी। ठीक है, काम नहीं करता। तो उसका काम करने ना करने का कारण ये रहता है सिंपल, कि जो मिशेल का निर्माण है वो एक ताप से अधिक ताप पर ही होता है, यानी एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर होने पर ही क्या होता है, मिशेल का निर्माण होता है। ज्यादा कम ताप है, बहुत कम ताप है, तो मिशेल का निर्माण नहीं होता, फिर वो नीचे जमा हो जाएगा डिटर्जेंट आपका। ठीक है, तो जिस ताप से उच्च ताप पर मिशेल का निर्माण होता है उस ताप को बोला जाता है क्राफ्ट ताप। ठीक है, तो वह ताप जिससे अधिक ताप पर मिशेल का निर्माण होता है, क्राफ्ट ताप कहलाता है। ठीक है, तो मिशेल के निर्माण के लिए ताप क्राफ्ट ताप से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, टीके से लिखते हैं, और सांद्रता क्रांतिक मिशेल सांद्रता से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके मिशेल का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये कुछ मिशेल का बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन आते हैं इनके निर्माण की विधियों पर। ठीक है, निर्माण की विधियां क्या हैं, ध्यान से देखें। तो जितने भी ये निर्माण है, मुख्यतः अपन जो निर्माण करते हैं, विधियां विशेष प्रयोग में लेते हैं, ये अपन लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइड के लिए। भाई द्रव स्नेही कोलाइड जो है, ठीक है, जो लायोफिलिक हैं, वो तो बहुत आसानी से सिंपल उन्हें मिक्स कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उनमें तो आकर्षण है, लेकिन जो विशेष विधियां अपन प्रयोग में लेते हैं, ये लेते हैं द्रव विरोधी के लिए। द्रव विरोधी की जो विधियां हैं निर्माण की, ठीक है, कोलाइड की, ये मुख्यतः दो भागों में बांटी गई हैं। एक तो है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि का मतलब है कि कण का वास्तविक आकार बहुत बड़ा होगा, इसे धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाएगा और तोड़कर क्या बनाएंगे, कोलाइड के कण। दूसरा होता है संघनन।
संघनन का मतलब है कि कण का वास्तविक आकार बहुत छोटा है और इन्हें युग्मित करके हम क्या करेंगे, इसे एकत्र करके जोड़ करके क्या बनाएंगे, बड़ा कण बनाएंगे जो कोलाइड बनाएगा। तो इन्हें संघनन की विधियां कहा जाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार की हैं, जैसे परिक्षेपण विधि है यानी तोड़ने वाली विधि है, डिस्पर्जन है। ये मुख्यतः होती है यांत्रिक परिक्षेपण, वैद्युत परिक्षेपण, अति पराश्रवी और पैप्तीकरण। ठीक है, ये आगे आ जाएंगी जो जो हमें जरूरी है। संघनन वाली जो विधियां हैं जिनमें जोड़े जाएंगे कणों को, छोटे कणों को बड़ा आकार दिया जाएगा, ये विलायक परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था परिवर्तन है, फिर रासायनिक विधियां हैं। ठीक है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कोलॉइड बनाया जाता है। ठीक है, तो इन्हें बारी बारी से देखेंगे। यांत्रिक परिक्षेपण, ठीक है, यांत्रिक परिक्षेपण जैसे आपने आटा चक्की देखी है, आपके गांव में होती होगी। ठीक है, आटा चक्की में क्या करते हैं, जो हाथ से चलते हैं उसमें बाहर से गेहूं डालते हैं और वो पिस के बाहर आ जाता है, गेहूं बाजरा जो भी डाला जाता है। तो यांत्रिक परिक्षेपण में भी इसी प्रकार की दो चक्की रहती हैं, दो डिस्क रहती हैं जो घूमती रहती हैं। इसमें ऊपर वाली चक्की में क्या रहता है, एक पाइप लगी रहती है जिसमें आप जिस पदार्थ का आपको कोलाइड बनाना है वो पदार्थ डालेंगे, यानी उसके बड़े कणों को डालते हैं। साथ के साथ जो भी स्थायित्व कारक चाहिए आपको, वो स्थायित्व कारक पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम वाला द्रव डाल देते हैं। जैसे पानी में बनाना है तो पानी डाल देंगे। तो ये तीन चीजें डाली जाती हैं। फिर इन चक्कियों के बीच में जब कण पिसता है तो उसका आकार बड़े से धीरे धीरे छोटा होता जाता है। कितना छोटा आकार करना है वो चक्कियों के बीच की दूरी से अपन क्या कर सकते हैं, बाहर से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़े आकार के कणों को छोटे आकार में तोड़ देती है, ये चक्की घूमती रहती है एक दूसरे के ऊपर, और बगल से जो कोलाइड है वो निर्मित होकर आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका यांत्रिक परिक्षेपण। दूसरा होता है वैद्युत परिक्षेपण। वैद्युत परिक्षेपण आपने क्या बोलते हैं, इसका मतलब है इसमें विद्युत धारा की मदद से तोड़ा जाएगा। ये जो विधि है ये मुख्यतः ऐसी धातु के लिए प्रयोग करते हैं जो बहुत ही क्या अक्रिय मानी जाती है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, जो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मान लिया आपको प्लेटिनम का वो बनाना है सोल। ठीक है, तो जिस धातु का आपको सोल बनाना है उस धातु के आप दो छड़ लेंगे। जैसे प्लेटिनम का बनाना है तो दोनों छड़ें प्लेटिनम की लेंगे। ठीक है, इन प्लेटिनम की छड़ों को थोड़ा संपर्क में, थोड़ा मतलब बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ा पास में रख के फिट कर देंगे और इन छड़ों को विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, जैसे डायग्राम में बना हुआ है। इन दोनों छड़ों को थोड़ा समीप रखते हुए किसमें डाल देंगे, परिक्षेपण माध्यम में छोड़ डिप करके रख देते हैं। परिक्षेपण माध्यम कौन सा लेंगे अपन, जिसमें हमें तैयार करना है, मुख्यतः जल लेते हैं। ठीक है, इनके लिए तो जल में डाल के छोड़ दिया। अब इसमें स्थायित्वकारी पदार्थ के रूप में KOH मिला दिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अल्प मात्रा में। और ये जो पूरा जल का पात्र है इसको एक ऐसे पात्र में रख देते हैं जो बाहर से क्या हो, ठंडा हो, यानी दोनों उसको उठा के बर्फ के पात्र में रख देंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा इससे, कि जो जल है, जो जल आपने प्रयोग लिया है वो ठंडा रहेगा, हमेशा रहेगा द्रव ही लेकिन ठंडा रहेगा, भयंकर ठंडा। अब ये जो विद्युत धारा है, ठीक है, ये जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है इनको विद्युत धारा से जोड़ देते हैं। अब आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि जो विलेन होता है वो टॉर्चर करता था हीरो को, तो ऐसे लोहे की छड़े लेता था, इलेक्ट्रिक वाली पे टच करते थे तो स्पार्क होता था। ठीक है, डराने के लिए यूज करते थे। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर स्पार्क होता है, इसीलिए इसको ब्रैडिक आर्क बोलते हैं। आर्क मतलब वो चिंगारियां जो निकलती है। ठीक है, तो इनको इतना पास रखते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इनमें स्पार्क बने। तो ध्यान से देखिए डायग्राम जो दे रखा है उसमें देखिए दोनों छड़ों के बीच में कुछ स्पार्क जैसा बनाया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आप विद्युत धारा चालू करोगे स्पार्क होगा और इस स्पार्क से ये जो छड़े हैं, ठीक है, इनका जो ठोस रूप है, इतनी ज्यादा ऊर्जा आती है वहां से कि ये ठोस जो है ये सीधा गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, सीधा किस में जाएगा, द्रव में नहीं, सीधा गैस में बदलेगा। ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातित होगा। अब गैस में बन गया, प्लेटिनम ठोस से क्या बना, प्लेटिनम गैस। लेकिन ये प्लेटिनम गैस किसके संपर्क में, ठंडे जल के संपर्क में। ठीक है, अब जैसे ही ये ठंडे जल के संपर्क में आएंगे, इसकी जो वाष्प है ये तुरंत संघनित होने लगेगी, यानी वापस से ठोस में बनने लगेगी। लेकिन ये वापस छड़ नहीं बना पाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये गैस में बदली है तो बदलते ही तुरंत डिस्पर्स हुई है, इधर उधर फैली है पात्र के अंदर। फैलने के बाद क्या ये हुई, संघनित। तो सारे कण एक ही जगह इकट्ठे नहीं है, सब फैल गए हैं। तो फैलने के कारण जगह जगह जो भी आसपास के गैसीय परमाणु थे वो सब संघनित होकर क्या बनाने लगेंगे,
बड़े आकार के कण, और ये जो आकार के कण बन रहे हैं बड़े, यही क्या बनाते हैं, प्लेटिनम का कोलाइड। तो पहले टूटेगा फिर संघनित होगा, ठीक है। इसीलिए जल को क्या लिया जाता है, ठंडा लिया जाता है, और इस विधि को बोलते हैं अपन ब्रैडिग आर्क विधि, ठीक है। इसमें मुख्यतः अपन सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर इन सब का प्रयोग लेते हैं, मतलब इनको प्रयोग में लेंगे, ठीक है, जब इनका कोलाइड बनाना होगा। तो जिस धातु का कोलाइड बनाना है उसी धातु का इलेक्ट्रोड बना लेंगे अपन, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस विधि से जो आवेश आता है कोलाइड पर, वो आवेश आता है ऋणात्मक। ब्रैडिग आर्क विधि से अगर आप किसी का कोलाइड बना रहे हो तो ऋणात्मक आता है, ठीक है। ऋणात्मक आने के दो कारण दिए जाते हैं इसमें, एक तो है KOH, OH माइनस इन कणों की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत धारा से, वो भी इस कण को क्या देते हैं, ऋणात्मक आवेशित प्रदान करते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः तो KOH वाली बात है। तो ये मेन पॉइंट है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रैडिग आर्क विधि से अगर सोल बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा, अपना ऋणात्मक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधि है पेप्टीकरण, ठीक है। पेप्टीकरण विधि में क्या करते हैं अपन, पहले जब मैं जैसे मान लिया जिसका भी आपको सोल बनाना है, जैसे मुझे AgI का सोल बनाना है, सिल्वर आयोडाइड का, तो जिसका आपको सोल बनाना होता है उस पदार्थ का पहले अवक्षेप तैयार किया जाता है, शुद्ध अवक्षेप, ठीक है। तो जैसे मैंने किसका अवक्षेप लिया, AgI का बनाना है, तो मैंने AgNO3 और NaI को मिला दिया, इनके विलयन को मिला दिया, इनके विलयन को मिलाएंगे तो AgI बनेगा, इसका अवक्षेप बनेगा, ठीक है। इस अवक्षेप में, ठीक है, ये जो अवक्षेप तैयार है, इस अवक्षेप में अब ऐसा वैद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा, ठीक है, जो कि क्या हो, एक कॉमन आयन रखता हो। तो ध्यान से देखें, ये मेरे पास हुआ अवक्षेप, ठीक है, और आपको पता है अवक्षेप है तो नीचे बैठ जाएगा पात्र में, तो ये तो पूरा विलयन है और इसमें AgI का अवक्षेप नीचे बैठ गया, ठीक है। इस अवक्षेप वाले मिश्रण में आप ऐसा पदार्थ मिलाएंगे, ऐसा वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे जिसमें कम से कम एक आयन क्या हो, कॉमन हो, धनायन या फिर ऋणायन कॉमन। यानी अवक्षेप किसका है, ध्यान से देखिए, AgI का। तो इस AgI के अवक्षेप में आप बाहर से कौन सा पदार्थ मिलाएंगे, या तो ऐसा जिसमें Ag प्लस आयन हो, या फिर ऐसा जिसमें I माइनस हो। यानी हो सकता है आप AgNO3 मिला दो जिसमें Ag कॉमन, या फिर आप क्या मिला दो, NaI मिला दो या Ki मिला दो, जिससे कि क्या मिल जाए, I माइनस कॉमन। तो ध्यान से देखें, ये मान लिया कण है किसका, AgI का, अवक्षेप का कण है। अवक्षेप का कण का आकार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, कोलाइड से तो बहुत बड़ा है, ठोस बन गया नीचे। इस अवक्षेप के कण पर जो कॉमन आयन आपने बाहर से डाला है वो अधिशोषित होगा, यानी इस पर Ag प्लस मान लिया क्या होता जा रहा है, अधिशोषित। तो मान लिया आप क्या डाल रहे हो, AgNO3 डाल रहे हो, जैसे पहला उदाहरण, AgI के अवक्षेप में आपने क्या डाल दिया, AgNO3 मिला दिया, तो कॉमन क्या है, Ag प्लस। तो AgNO3 टूट कर Ag प्लस कौन जाएगा, इस सतह पर चला जाएगा। तो AgI का जो बड़ा कण है उसकी सतह पर Ag प्लस चला जाएगा और नाइट्रेट आयन बाहर जल में घूमता रहेगा। अब होगा क्या, ये मान लिया ये सतह है, इस पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर Ag प्लस अधिशोषित हो गया। ये दोनों बिंदु का Ag प्लस दूर एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब दूर भागेंगे थोड़ा, और बाहर नाइट्रेट आयन है वो भी इन्हें अपनी तरफ खींचेंगे। इस प्रक्रियाओं के कारण ये जो बड़ा कण है ये धीरे धीरे टूटने लगता है, पूरा का पूरा जो बड़ा कण है ये टूटने लगेगा, छोटे छोटे कणों में आने लगेगा, और ये जो छोटे छोटे कण है यही क्या बनाते हैं, कोलाइड बनाते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है, इसमें अधिशोषण किसका हो रहा था, सतह पर जो कॉमन आयन Ag प्लस था, तो इसको दर्शाया जाता है AgI का कोलाइड है जिसकी सतह पर क्या है, Ag प्लस आ गया है, और बाहर कौन घूम रहे हैं, नाइट्रेट आयन बचे हुए वो घूम रहे हैं, तो इसको बाहर बता दिया NO3 माइनस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ कैसा कोलाइड बना है, धनात्मक आवेशित कोलाइड बना है। इसी में अगर मान लिया मैं Ki डाल दूं, तो AgI में Ki डाल दिया, तो कॉमन आयन कौन है, I माइनस, तो देखिए I माइनस का अधिशोषण होगा और कोलाइड बनेगा, और बाहर कौन रहेगा, K प्लस रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है, जो विलयन में घूमता रहेगा। इसी तरह से जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका अवक्षेप तैयार किया, इसमें FeCl3 डाल दिया, तो कॉमन कौन है, Fe3 प्लस। तो Fe3 प्लस के कॉमन होने के कारण देखिए
अवक्षेप क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बाहर Fe3+ जाएगा और बचे हुए क्लोराइड आयन बाहर आ गए, ठीक है, यानी विलयन में रहेंगे। इसी तरह से अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड में NaOH मिला देंगे तो कॉमन आयन कौन है, OH-, तो देखिए किसका अधिशोषण होगा, OH-। तो जो कॉमन आयन आप बाहर से मिला रहे हैं या कॉमन आयन जो आधिक्य में है विलयन में बच गया है अभी भी मान लिया, वही अधिशोषित होगा, कॉमन होगा और जो मात्रा में अधिक है वही अधिशोषित होगा। इसी तरह से CDS में H2S डालेंगे तो कॉमन कौन है, सल्फाइड आयन, देखिए सल्फाइड आयन का अधिशोषण हो गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं पैप्टीकरण। तो पैप्टीकरण में क्या होता है, एक अवक्षेप को सम आयन को अधिशोषित कराकर अवक्षेप के कणों को कोलाइड में बदला जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का नेचर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन का नेचर थोड़ी है, कोलाइड का नेचर है बेटा, ये तो कोलाइड का आवेश कॉमन आयन पे निर्भर करेगा जो अधिशोषित होगा, ठीक है। तो इसको कोलाइड में बदलते हैं, ये आवेशित कण टूटकर, अब ये जो आवेशित कण बने हैं कोलाइड के छोटे छोटे से, ये कण आपस में ज्यादा नहीं पास आ सकते क्योंकि दोनों पे समान आवेश है, इसके कारण ये वापस नहीं जुड़ेंगे, टूटते जाएंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं, जुड़े गए तो वापस अवक्षेप बना सकते हैं। तो ये जो आवेश है ये इन्हें जुड़ने से क्या करता है, रोकता है, यानी ये जो कोलाइड के कण हैं ये इसी अवस्था में विलयन में मिश्रण में उपस्थित रहेंगे, यानी स्थायित्व तो मिल जाएगा। अगर आपने आवेश हटा दिया तो ये वापस से टकरा के चिपकेंगे और अवक्षेप बनाना चालू कर देंगे। पेप्टाइजेशन में चार्ज ऑन कोलाइड सॉल्यूशन पर, चार्ज ऑन कोलाइड की बात कर रहे हैं बेटा, सतह पर, तो सतह पर जो अधिशोषित हो रहा है वो तो कोलाइड का कण है ना, ओवरऑल चार्ज पूरे में तो न्यूट्रल रहेगा, ओवरऑल मिश्रण का आवेश तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन कोलाइड का चार्ज पूछा जाता है जो कि कॉमन आयन के अधिशोषण के कारण आता है, ठीक है, जो भी कॉमन आयन डाल रहे हो उसके कारण अधिशोषण से चार्ज आएगा। तो ये डॉट 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 बने हुए हैं ना उदाहरणों में, डॉट 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 से पहले वाला ये है कोलाइड, ये है कोलाइड ऋणात्मक आवेशित, ठीक है। आगे की विधि है रासायनिक विधि, ठीक है। तो रासायनिक विधि में जो अभिक्रियाओं के नाम है उनके आधार पर ही दिए गए, जैसे क्या बोलते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड है, इसका अवक्षेप क्या बोलते हैं, इसका सोल बनाया जाता है, तो कैसे बनाया जाता है, AS2O3 और H2S के मिश्रण रखें। तो इसमें तो आपको अभिक्रिया याद ही रखनी है, ठीक है। तो विधि दे रखी है, आर्सेनिक ऑक्साइड का 1% विलयन जल में बनाया जाता है, विलयन को ठंडा करके छान लेते हैं, इसके पश्चात इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का जल धीरे धीरे मिलाया जाता है, इस दौरान H2S की धारा यानी H2S को प्रवाहित किया जाता है, प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक पीले रंग का मिश्रण प्राप्त नहीं हो जाता, और यही क्या होता है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी दोनों का अपघटन हो रहा है, दोनों टूट रहे हैं, आर्सेनिक सल्फाइड के साथ जुड़ रहा है और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है, तो उसी के नाम पर दिया गया है द्विक अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। तो अभिक्रिया के नाम पर बना दिया गया है। जैसे दूसरी अभिक्रिया है, अगर मुझे सल्फर का सोल बनाना है तो सल्फर का सोल बनाने के लिए H2S गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, SO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सल्फर का सोल। तो ये अभिक्रिया क्या है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, सल्फर क्या बोलते हैं, ये देखिए सल्फर डाई ऑक्साइड के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करा के सल्फर का कोलाइड विलयन प्राप्त किया जाता है। तो सल्फर का जो सोल है इसे किसी ऑक्सीकारक ब्रोमीन या नाइट्रिक जल में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कुल मिला के अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण से प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, तो अपन ऑक्सीकरण बोल देंगे, अपचयन के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो अपचयन बोल देंगे। जैसे अगली अभिक्रिया है गोल्ड का सोल, तो इसमें देखिए AuCl3, AuCl3 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और ये Au में परिवर्तित हो रहा है जिसके कारण मुझे सोल प्राप्त हो रहा है, तो ये अपचयन में आ गया। यहाँ पर H2S में सल्फाइड आयन था -2 में, -2 से किस में जा रहा है, शून्य में, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अभिक्रिया के नाम के आधार पर दाम दर दिए इसके। तो ये तो आपको याद ही रखनी है अभिक्रिया उदाहरण के तौर पर। फिर अभिक्रिया ये भी हो सकती है कि जल अपघटन हो, ठीक है, जल अपघटन भी तो हो सकता है। तो जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो
सोल प्राप्त किया जाता है। ये कैसे प्राप्त किया जाता है? H2O के से इसकी अभिक्रिया करा के, यानी जल अपघटन करा के। ठीक है, तो कई धातु हाइड्रोक्साइडों का विलयन इसी विधि से तैयार करते हैं। उबलते जल में फेरिक क्लोराइड को अगर मिलाएंगे धीरे धीरे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरा लाल कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड के जब कोलाइड प्राप्त किए जाते हैं तो मुख्यतः कौन से रहते हैं? ये आपके जल अपघटन की विधि द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भौतिक विधि परिवर्तन है। ठीक है, जैसे इसमें विलायक परिवर्तन विधि है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। विलायक परिवर्तन विधि जो है ये मुख्यतः सल्फर के लिए प्रयोग में ली जाती थी। ठीक है, अब जैसे सल्फर की बात करें तो अल्कोहल में ये बहुत अच्छे से विलय होता है, जल में आसानी से विलय नहीं होता। तो पहले क्या करते हैं, इसका अल्कोहल में विलयन तैयार करते थे। विलयन तैयार हो गया, अब मुझे पता है कि ये जल में विलय नहीं होता है अल्कोहल, क्या बोलते हैं, सल्फर। तो मैं इसमें धीरे धीरे बूंद बूंद करके जल मिलाता हूँ। किसमें? अल्कोहल और सल्फर के विलयन में। जैसे जैसे जल अंदर जाएगा, ठीक है, सल्फर की विलेयता कम होती जाएगी। कम होगी तो जो सल्फर घुला हुआ था पूरी तरह से, ये दोबारा से अब जुड़ने लगेंगे, यानी कण दोबारा से जुड़कर बड़े आकार लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि विलेयता क्या होती जा रही है? कम। तो जैसे जैसे जल मिलाया जाएगा सल्फर के कण आपस में संगुणित होते रहेंगे और संगुणित होकर कोलाइड के आकार के कण बना लेंगे। तो जल उतना ही मिलाया जाता है जिससे कि सल्फर के अणु केवल कोलाइड के आकार के कणों में बने। अगर बहुत ज्यादा मिला देंगे तो वो क्या बना लेंगे? निलंबन बना लेंगे जुड़ के, और फिर अवक्षेप भी बना सकते हैं। इसको बोला जाता है विलायक परिवर्तन विधि। यानी पहले विलायक क्या था? अल्कोहल। बाद में मैंने विलायक के रूप में इसमें थोड़ा जल भी मिला दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलायक परिवर्तन विधि। तो जब एक वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक की अधिकता में जिसमें विलय अघुलनशील हो किंतु विलायक घुलनशील हो मिलाया जाता है। तो अल्कोहल तो पानी में घुल सकता था, सल्फर नहीं घुल सकता, तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। उदाहरण ये रहा, सल्फर और अल्कोहल के विलयन में जल मिलाया जाता है धीरे धीरे। मिलाते तो अच्छा खासा अमाउंट है लेकिन धीरे धीरे करके मिलाएंगे, और उतना ही मिलाएंगे कि कोलाइड बने। बहुत ज्यादा भी मिला दोगे तब भी दिक्कत है। तो सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, एक और विधि है अति शीतलन विधि। अति शीतलन विधि में क्या किया जाता है? जो कण छोटे हैं, ठीक है, उनको बड़ा किया जाएगा ठंडा करके। ठंडा करने से मुझे पता है कि क्या होंगे? कण संघनित होंगे, जुड़ेंगे, ठोस के रूप में आने की कोशिश करेंगे। तो बस इसी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे क्या बोलते हैं, जल का क्लोरोफॉर्म है, जल और क्लोरोफॉर्म है, इसके मिश्रण को ठंडा करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जल के कण जुड़ने लगते हैं, ठंडे होने के कारण ठोस के रूप में आएंगे। तो हमें क्लोरोफॉर्म में बर्फ का क्या मिल जाएगा? कोलाइड मिलेगा। क्लोरोफॉर्म तो द्रव रहेगा लेकिन बर्फ जो है वो जल के जमने के कारण छोटे छोटे कण बन जाएंगे। ठीक है, तो बर्फ का क्लोरोफॉर्म में क्या मिल जाएगा मुझे? कोलाइड मिल जाता है। तो ये ठंडा करके कणों को क्या किया जाता है? संगुणित किया जाता है। तो संगुणित करने की बहुत सारी विधि हैं। अभिक्रिया के द्वारा संगुणित कर सकते हैं, ठीक है, ठंडा करके संगुणित कर सकते हैं, विलायक मिलाकर कोई दूसरा संगुणित कर सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण आपको एक एक बार याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद ये बिगनर बॉक्स के प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। इसके बाद आगे है कोलाइडी विलयनों की शुद्धिकरण विधि। ठीक है, शुद्धिकरण का सीधा सा मतलब है कि जो आपने विधियां देखी हैं उनके द्वारा जो कोलाइड तैयार हुआ है उसमें से अशुद्धियों को हटाना। ज्यादातर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये बेटा आपको करना है, मैं तो डिस्कशन में लूंगा। ठीक है, मैं डिस्कशन में बताऊंगा, ये अभी आपको ट्राई करने हैं। ऋणात्मक आवेशित बनाना है तो ऋणात्मक आवेशित का मतलब है ऋणायन अधिशोषित होना चाहिए। बस इस तरह से चेक करो किसमें ऋणायन अधिक की मात्रा में है, आंसर आएगा। ठीक है, पहले आप कोशिश करेंगे, मैं डिस्कशन में बताऊंगा फिर। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, तो मुख्यतः जो अशुद्धियां रहती हैं जो पिछली अपनी विधियां हैं, इसमें पेप्टिकरण बहुत मुख्य विधि होती है। ठीक है, तो पेप्टिकरण हो या रासायनिक विधियां हो, ज्यादातर में जो अशुद्धियां रहेंगी वो अशुद्धियां रहती हैं कोलाइड में आयनिक। ठीक है, क्योंकि अपन ने बहुत सारे वैद्युत अपघट्य पदार्थों का प्रयोग किया है। अब जरूरी नहीं है कि बाजार में आप पोटेशियम आयोडाइड लेने गए वो आपको शुद्ध ही मिला है, उसमें कुछ अशुद्धियां भी हो सकती हैं। तो ज्यादातर आयनिक अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हमें हटाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहली विधि है अपनी डायलिसिस या अपोहन। डायलिसिस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, किडनी के जो पेशेंट होते हैं
उनको डायलिसिस से ही ट्रीट किया जाता है अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो। ठीक है, तो डायलिसिस में होता क्या है, जैसे एक पात्र लेते हैं, इस पात्र की दीवारें एसपीएम से बनी रहती है, मतलब कैसे क्या रहता है, एनिमल मेम्ब्रेन रहती है। ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है, इसके जो छिद्र होते हैं ये इतने छोटे हैं कि इसमें से आयन तो गुजर सकते हैं, लेकिन जो कोलाइड के कण है वो नहीं गुजर सकते। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस पात्र में अपन अशुद्ध कोलाइड ले लेंगे। इस अशुद्ध कोलाइड में क्या होंगे, सोल के पार्टिकल होंगे, यानी कोलाइड के पार्टिकल होंगे, और साथ में आयनिक अशुद्धियां होंगी जिनको अपन क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, आयन अशुद्धि। ठीक है, तो आयन अशुद्धि तो घुली रहेगी, और बाकी ये हो गए कोलाइड के पार्टिकल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक ऐसे पात्र में रख देते हैं भर के जिसमें जल प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, पात्र जो अंदर वाला पात्र है, ठीक है, मुख्य पात्र जो है उसके अंदर आयन है, बाहर जल है, तो आयन धीरे धीरे जल में आने लगेंगे, जिसके कारण विसरण की विधि के कारण डिफ्यूजन होगा सीधा सा। ठीक है, साथ के साथ जो जल है ये भी थोड़ा बहुत क्या करेगा, अपने साथ अंदर जाएगा और प्रवाहित करके अशुद्धियों को बाहर लेकर आएगा। तो दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। इस विधि को बोला जाता है अपोहन विधि। इसमें क्या होता है, जो आयन है ये मुख्यतः विसरित होकर बाहर आते हैं और जल इन्हें बहाकर बाहर कर देता है। ठीक है, दूसरी तरफ से बाहर चली जाएंगी अशुद्धियां, लेकिन कोलाइड के कण इसकी दीवारों को क्रॉस नहीं कर सकते, तो कोलाइड के कण अंदर ही रह जाएंगे अभी भी। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ दी हुई है। लेकिन इस विधि में प्रॉब्लम क्या है, इस विधि में दिक्कत ये है कि जो आपके प्रक्रम है, यानी विसरण की विधि है, ये बहुत धीमी होती है, प्रक्रिया बहुत धीमी है। तो आपको क्या करना है, प्रक्रिया को तीव्र करना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आयन है ये दोबारा अंदर भी तो जा सकते हैं, क्योंकि गति तो दोनों तरफ से होती है, अंदर से बाहर भी जाएंगे, फिर बाहर वाले कारण अंदर भी जाएंगे, तो उनको हटाता रहना है। तो उसको हटाने के लिए जल को बार बार प्रवाहित करते रहेंगे। दूसरी चीज, अगर आयनिक अशुद्धियां जैसे क्लोराइड है, तो क्लोराइड को अपन किसी दूसरे ऐसे आयन को बाहर से मिला दें, पदार्थ को मिला दें जो कि इस क्लोराइड को क्या कर ले, अभिक्रिया करके हटा दे, तो ये विधि भी प्रयोग में ले सकते हैं। तो जैसे अपोन विधि का प्रयोग फेरिक हाइड्रोक्साइड से HCl की अशुद्धियों को दूर करने में करते हैं, पहली चीज उदाहरण ये। दूसरा, जो जल है इसे बार बार बदलते भी रहेंगे, क्योंकि अगर जल पुराना ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो आयन जो बाहर आए हैं वो अंदर भी जा सकते हैं। दूसरी चीज, प्रक्रिया बहुत मंद है। ठीक है, प्रक्रिया मंद है, तो इसको तोड़ने के लिए सॉरी तोड़ने क्या, इसको बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ठीक है, तो जो अपोहन विधि है उसी को तीव्र करने के लिए मैं पात्र, बाहर वाला जो पात्र है इसमें 2 प्लेट लगा दूंगा, एक एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, तो जो आयन है वो विपरीत आवेशित प्लेट की तरफ तेजी से बाहर जाएंगे, जिससे कि प्रक्रिया पहले से क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और इसको बोलते हैं विद्युत अपोहन विधि। ठीक है, विद्युत अपोहन। तो ये हो गई दूसरी विधि। तीसरी है अति सूक्ष्म निसंदयन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को बोलते हैं निसंदयन। देखिए, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, छानना है, आपको छान कर अलग करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो साधारण फिल्टर पत्र होता है, इसके जो छिद्र का आकार है साधारण फिल्टर पत्र का, ये इतना बड़ा है कि इसमें से कोलाइड के कण भी निकल सकते हैं। तो कोलाइड के तो निकल सकते हैं, तो आयन भी निकल जाएंगे, यानी साधारण फिल्टर पत्र से अगर आप छानोगे तो कोलाइड के कण और जो आयन है, अशुद्धियां, वो सारी बह के बाहर आ जाएंगी, यानी मिश्रण ही मिलेगा, अलग अलग नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसा हो कि आयन तो बहकर निकल जाए छनकर, लेकिन कोलाइड के कारण उसे क्रॉस ना कर सके। तो इसमें क्या करते हैं, जो साधारण फिल्टर पत्र होता है, इस साधारण फिल्टर पत्र को ऐसे द्रव में डिप किया जाता है या द्रव से लेपन किया जाता है, और उस जिस द्रव से लेपन करते हैं उसका नाम होता है कोलोडियम। तो ऐसे द्रव से लेपन करते हैं जिसके कारण जो पोर्स हैं फिल्टर पत्र के, उनका आकार छोटा हो जाए। ठीक है, तो ये जो द्रव कोलोडियन है, इस द्रव का नाम है, इसमें फिल्टर पत्र को डिप कर देते हैं। अब आपको पता है कि फिल्टर पत्र जो रहता है बहुत ही नरम रहता है, गीला जब पानी पड़ जाता है तो तुरंत टूट जाता है। तो ये जो अपन ने द्रव या जेल जैसा जिसमें डिप किया है, इसके बाद फिल्टर पत्र को कड़क रखने के लिए, ताकि वो प्रयोग में लिया जा सके, उसे फॉर्मेल्डिहाइड में भी डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वो कड़क हो जाएगा। ठीक है, तो
पहले कोलोडियन में डालते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड में डालते हैं। इससे क्या हो गया, कोलोडियन का काम क्या है कि जब वो ड्राई होगा तो जो छिद्र थे उनके आकार को और भी कम कर देगा लेपन के कारण। ठीक है, अब ये जो फिल्टर पत्र बना है इससे से आयन तो गुजर सकते हैं अभी भी, लेकिन कोलाइड के कण नहीं गुजरेंगे। तो इसके द्वारा अब अशुद्ध कोलाइड सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। ठीक है, तो आयन तो गुजर जाएंगे और कोलाइड के कण ऊपर ही रह जाएंगे। ठीक है, अब इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पत्र। और ये कोलोडियन होता क्या है, कोलोडियन जो पदार्थ है, ये आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है। कोलोडियन पदार्थ जो रहता है वो अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में 4% नाइट्रोसेलुलोज का विलयन रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 4% नाइट्रोसेलुलोज का विलयन है, जिसको अल्कोहल और ईथर के मिश्रण में मिलाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, कोलोडियन मिलता है। ठीक है, ये इसका क्या है, संगठन है, किसका बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कोलाइड के गुणधर्म। ठीक है, कोलाइड के कौन कौन से गुण हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज होती है, कोलाइड होता है विषमांगी प्रकृति का। कैसा होता है, विषमांगी प्रकृति का, पहली चीज। हमें पता है समांगी तो विलयन होते हैं, ये विषमांगी होते हैं। दूसरा है दृश्यता। जैसे हमने 3 चैम्बर लिए, जैसे डायग्राम में नजर आ रहा होगा, 3 चैम्बर लिए हैं। इसमें पहला चैम्बर जो है इसमें गोल्ड सोल भरा है यानी कोलाइड। दूसरा जो चैम्बर है इसमें NaCl का विलयन भरा है, सोल नहीं है विलयन है। ठीक है, और तीसरा जो है इसमें तंबाकू का धुआं है यानी एरोसोल है। तो तीसरे पात्र में भी क्या है, कोलाइड है। पहले और तीसरे में कोलाइड है, बीच वाले में विलयन है। तो जब दृश्य प्रकाश गुजारते हैं अपन, तो दृश्य प्रकाश जो है वो गोल्ड सोल से जब गुजरेगा कांच के पात्र में से, तो हमें नजर आएगा उसका रास्ता ऐसे जा रहा है प्रकाश। ठीक है, जैसे ये विलयन में जाएगा हमें प्रकाश नजर नहीं आएगा। फिर जब ये तंबाकू के धुएं में से गुजरेगा तब भी मुझे प्रकाश नजर आएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो रात के टाइम पे, और पीछे वाले आपके सामने जो गाड़ी चल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है, आपके हेडलाइट जब उस पर पड़ती है तो वो धुआं हमें नजर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें रास्ता नजर आ रहा है उसका, प्रकाश का। ठीक ये वैसा ही है, जैसे अंधेरे कमरे में अगर सनलाइट आती है झरोके से तो आपको उसका रास्ता दिखाई देता है। ठीक है, कि ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, झरोके में से प्रकाश आ रहा है। तो ठीक ये वैसा ही है, यानी दृश्यता जो रहेगी कणों की, ये दिखाई दे सकते हैं जब आप क्या करो, हाँ, प्रकाश का, दृश्य प्रकाश का प्रयोग करो। और इनको देखने के लिए एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था जिग्मोंडी ने। ठीक है, तो वो बता रखा है इसमें कि जिग्मोंडी ने ऐसा सूक्ष्मदर्शी बताया जो कि कोलाइड के कणों को देखने के क्या आ सके, काम आ सके। और ये जो पूरी देखने की प्रक्रिया है ये होती क्यों है, विलयन में क्यों नहीं हो रही, कोलाइड में ही क्यों हो रही है? तो सीधा सा बात है, विलयन के कण इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते। अब जैसे मान लिया आप यहाँ से देख रहे हो, ये रास्ते से प्रकाश जा रहा है, बीच में विलयन है। अब जब तक प्रकाश की किरण उन कणों से टकराकर आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको नजर नहीं आएगा कुछ भी। तो होता क्या है, विलयन के कण बहुत छोटे हैं, वो प्रकाश को स्कैटर्ड, प्रकीर्णित नहीं करते। लेकिन जो सोल है आपका, कोलाइड है, उसके कण क्या करते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। तो जब टकराएगा प्रकाश, प्रकीर्णित होगा, आपकी आंखों तक आएगा और आपको वो रास्ता नजर आ जाएगा। ठीक है, दिखाई देगा। तो प्रकीर्णन का लॉजिक है यहाँ पर पूरा का पूरा। अगला गुण है छानने का। तो फिल्ट्रेबिलिटी अपने को पता है। ठीक है, कि सामान्य फिल्टर पत्र से इसे नहीं छान सकते, इसके लिए चर्म पत्र या फिर अल्ट्रा फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव और श्यानता ये मैं बता ही चुका हूँ, ध्यान ही रखना है इसको। जो द्रव विरोधी होते हैं उनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि श्यानता और पृष्ठ तनाव ये दोनों ही कणों के मध्य आकर्षण पर निर्भर करने वाले गुण। अब क्योंकि द्रव विरोधी में तो कोई आकर्षण ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए द्रव विरोधी में ना तो श्यानता पर कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही पृष्ठ तनाव पर। लेकिन जो आपका द्रव स्नेही कोलाइड है उनमें तो कणों के मध्य आकर्षण है, उसके कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव और श्यानता में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव तो कम हो जाता है और श्यानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं पृष्ठ तनाव वाले। अगले हैं रंग का कलर। ठीक है, अब रंग को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि गोल्ड का सोल, गोल्ड का कोलाइड,
अब मैं पूछूं कि गोल्ड का कोलाइड किस रंग का होता है, तो एक नॉर्मल चीज दिमाग में आती है, मान लिया आप में से बहुतों ने ये पढ़ रखा होगा पहले का, वो बात अलग है। लेकिन अगर नॉर्मली किसी से पूछा जाए कि भाई गोल्ड का एक मिश्रण है, उसमें गोल्ड, उस मिश्रण का रंग क्या होगा, तो वो बोल देगा सीधा भाई गोल्ड का है तो गोल्डन जैसा दिखना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सोल है या कोलाइड है वो डिस्पर्स्ड फेज यानी जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों के रंग का ही, ये भी जरूरी नहीं है कि वो परिक्षेपण माध्यम के रंग का हो। ठीक है। यानी ये हो सकता है कि जो कोलाइड का रंग है वो बिल्कुल ही अलग हो। तो ये रंग जो है ये किस किस बात पर निर्भर करता है, पहली चीज ये जो रंग है, ये पहली बात तो इस बात पर निर्भर करेगा कि जो प्रकाश आप प्रयोग में ले रहे हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है भाई, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप प्रयोग में ले रहे हैं वो तरंग प्रकीर्णित होकर आप तक आ रही है। तो ये पहली चीज इस बात पर निर्भर करेगा कि कण जो है वो जिस प्रकाश को प्रकीर्णित कर रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है। कण का आकार अगर बदलेंगे तो प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदलेगी, जिसके कारण रंग बदलेगा। कहने का मतलब अगर कण छोटा है तो रंग अलग नजर आ सकता है, कण का आकार थोड़ा बढ़ा दिया तो रंग अलग नजर आ सकता है। इसीलिए गोल्ड सोल का जो रंग होता है वो लाल भी हो सकता है, पर्पल ब्लू भी हो सकता है। ठीक है। तो जब कण बहुत छोटे होते हैं गोल्ड के सोल के तो लाल रंग का बनता है, कणों का आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो लाल से धीरे धीरे परिवर्तित होकर पर्पल बनता है, और थोड़ा बढ़ा दें तो ब्लू बनता है, और उससे भी ज्यादा अगर निलंबन की स्थिति में आ जाए तब जाके हमें वो गोल्डन कलर का नजर आता है। ठीक है। यानी कण के आकार पर निर्भर करेगा। दूसरी चीज ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका जो इक्विपमेंट है जिससे आप कलर को सेंस करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप कौन सी तरंग दैर्ध्य का प्रयोग ले रहे हैं। भाई दो तरह की तरंग दैर्ध्य रहेंगी, एक तो जो ट्रांसमिटेड जो पारगमित हो गई, और दूसरी जो स्कैटर्ड हो रही है, मतलब क्या हो रही है, परिवर्तित शो कर रही है। तो इस बात पर भी निर्भर करेगा। तो जैसे कोलाइडी विलयन का रंग प्रेक्षक के द्वारा प्राप्त प्रकाश के आधार पर भी निर्भर किया जाता है। प्रेक्षक यानी हम कौन सी वाली तरंगों को पकड़ना चाह रहे हैं, जो पारगमित हो गई या फिर जो परिवर्तित हो रही है। ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे दूध और पानी का रंग है, दूध और पानी का कोलाइड है, ये नीले रंग का दिखाई देता है जब परावर्तित प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अगर परावर्तित प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं तो नीले रंग का दिखेगा, लेकिन ये लाल रंग का भी दिख सकता है जब अपवर्तित प्रकाश से देखा जाता है। ठीक है। अपरिवर्तित यानी पारगमित जो हो गया, अगर उससे देखोगे तो लाल रंग का भी दिखता है। यानी इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप कौन सी तरंग दैर्ध्य का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। परावर्तित या अपरावर्तित। इसके अलावा ये देखा, ये लिखा हुआ है आकार बदलने से बदलता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो रंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला है अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है क्या रहती है, कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अब उदाहरण के तौर पर मैंने NaCl का 1 मोल लिया, इस 1 मोल को मैंने पानी में मिला दिया, और इसी 1 मोल को मैंने, जैसे पानी का मान लिया 1 लीटर लिया, मैं 1 लीटर बेंजीन में NaCl मिलाता हूँ। ठीक है। कहने का मतलब दोनों में मैंने समान मात्रा NaCl मिलाई है, लेकिन NaCl बेंजीन में कोलाइड बना गया, लेकिन जल में क्या बना गया, विलयन। अब मुख्य जो मैंने कण डाले थे वो तो समान थे, लेकिन बेंजीन में कोलाइड बन रहा है तो NaCl के बहुत सारे अणु क्या हुए होंगे, कण क्या हुए होंगे, संगुणित हुए होंगे। तो प्रभावी कणों की संख्या जो कोलाइड बन रहा है उसमें कम हो गई होगी। ठीक है। जबकि विलयन में तो कणों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। यह गुणधर्म विलायक में विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कोलाइडी विलयन में सूक्ष्म आयन या अणुओं का संगुणन होता है। ठीक है। परिणाम स्वरूप विलयन में कणों की संख्या घट जाती है। ठीक है। परिणाम स्वरूप कोलाइड विलयन में, कोलाइड की बात चल रही है, कोलाइड विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि कण संगुणित होंगे, जैसे NaCl के कण जुड़कर ही कोलाइड बनाए होंगे। ठीक है। अतः कोलाइड विलयन वास्तविक विलयनों या सामान्य विलयनों की अपेक्षा कम अणु संख्या गुणधर्म दर्शाते हैं। कणों की संख्या कम किसमें है, कोलाइड में, तो कणों की संख्या कम होने के कारण क्या रहेगा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणु संख्या गुणधर्म है, वो सब कम प्राप्त होते हैं। अगला है प्रकाशिक गुणीय, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये कुल मिला के जो हमने स्कैटरिंग की थी, अभी प्रकीर्णन किया था प्रकाश का, वही है, बस यहाँ नाम थोड़ा अलग सा दे दिया गया है।
ठीक है, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो ध्यान से देखें, जब प्रकाश की किरण को कोलाइड विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, ध्यान से पढ़ते चलें, तो प्रकाश किरणों का मार्ग हमें दिखाई देता है। जैसे अभी बोला था ना कि गोल्ड में से सोल में से पास कर रहे हैं तो उसका रास्ता दिखाई दे रहा था, ठीक है, विलयन में से नहीं दिख रहा था, दृश्य हो जाता है। यह घटना सबसे पहले फैराडे ने देखी थी, ठीक है, बाद में इसका अध्ययन टिंडल ने किया, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रक्रम तभी दिखाई देता है जब सूर्य प्रकाश की किरण किसी अंधेरे कमरे में से सूक्ष्म, ठीक है, अगर आपको देखना चाहते हो इसको टिंडल प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से, तो क्या करते हैं, एक अंधेरा कमरा लेते हैं, उस अंधेरे कमरे में कोलाइड का विलयन रख देते हैं, ठीक है, और उस विलयन के एक तरफ से प्रकाश डाला जाता है, दृश्य अंधेरे में ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, ठीक है, और जो रास्ता है, जो प्रकाश है, उसको एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है, बीच में। तो ध्यान से देखें, ये डायग्राम है, तो देखिए प्रकाश स्रोत लगा दिया डायग्राम में, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, प्रकाश को केंद्रित करेगा, ठीक है। तो केंद्रित करने से अब होगा क्या, ध्यान से देखें, इसमें एक चीज की और जरूरत है, सूक्ष्मदर्शी। ये सूक्ष्मदर्शी लंबवत दिशा में लगाया जाता है। लंबवत दिशा में क्यों लगाएंगे भाई, प्रकीर्णन लंबवत दिशा में सबसे ज्यादा तरंगें देगा, ठीक है। अगर ऐसे प्रकाश जा रहा है और आपने इसके सामने ही लगा दिया माइक्रोस्कोप, तो इसको तो प्रकाश वैसे ही मिल जाएगा, प्रकीर्णन की जरूरत भी नहीं है, सीधा पारगमित होकर टकराएगा। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे और प्रकाश ऐसे जा रहा है, तो इस वाले माइक्रोस्कोप को, या ऊपर जो माइक्रोस्कोप लगा है लंबवत दिशा में, ऊपर वाले माइक्रोस्कोप तक प्रकाश की किरणें तो तभी पहुंचेंगी जब ये टकरा कर प्रकीर्णित होंगी, ठीक है। तो प्रकीर्णन को अच्छे से देखने के लिए लंबवत दिशा से देखा जाता है। तो इसमें लंबवत दिशा में क्या कर दिया, ऊपर माइक्रोस्कोप लगा दिया, प्रकाश की किरणें आई, क्या होंगी, प्रकीर्णित होंगी और टकराकर लेंस पर टकराएंगी ऊपर जाकर, और आपको प्रकीर्णन दिखाई देगा। इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। इसमें ये जो शंकु जैसा आकार नजर आएगा प्रकाश के रास्ते के कारण, ये देखिए शंकु जैसा आकार बनेगा, इसको बोलते हैं टिंडल शंकु, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण इसका रंग आपको मुख्यतः जैसे साधारणतः तो ब्लू जैसा दिखता है, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें ब्लू नजर आता है ना, ठीक वैसा। अब ये टिंडल शंकु या ये टिंडल प्रभाव अगर आप चाहते हो अच्छे से आपको नजर आए, तो उसके लिए दो मुख्य शर्तें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, कणों का आकार जो है वो तरंग दैर्ध्य जो प्रयोग में ले रहे हो उससे बहुत छोटा ना हो, अन्यथा प्रकीर्णन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, जो प्रावस्था और माध्यम है, यानी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, इनके अपवर्तनांकों में अंतर उच्च होना चाहिए। अंतर जितना ज्यादा उच्च होगा, किरणों का क्या है, टकराकर मुड़ना है, वो उतना ही ज्यादा होगा। अगर अपवर्तनांक कम होगा तो स्कैटरिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो गुण हैं, ऑप्टिक्स के फंडे हैं थोड़े ये फिजिक्स के, ये अपन को याद रखने हैं। अगला गुण है गतिज गुण यानी काइनेटिक प्रॉपर्टीज। गतिज गुण काइनेटिक प्रॉपर्टी, तो आपने, अगर आप ध्यान से देखे होंगे, जैसे कमरे में अंधेरा है लेकिन अगर रोशनदान में से रोशनी आ रही है, ठीक है, प्रकाश अगर आ रहा है, तो आपको वो रास्ता दिखता है प्रकाश का, ठीक, और उसमें आपको कुछ धूल के कण नजर आते होंगे जो कि एयर में उपस्थित है, वो इधर उधर गति करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो वो जो कण नजर आते हैं आपको गति करते हुए, ठीक है, वो कणों की गति निश्चित नहीं होती है, वो रैंडमली इधर उधर भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो गति होती है जिसमें कण इधर उधर बिल्कुल बेतरतीब तरीके से घूम रहे फिर रहे होते हैं, इसी गति को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। तो जिगजैग प्रकार का ये मोशन होता है, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है इसको, ठीक है। मेन चीज है कि ये ब्राउनियन मोशन होता क्यों है, तो ये ब्राउनियन मोशन किसके कारण होता है, ये ब्राउनियन मोशन होता है जो कण है डिस्पर्स्ड फेज के, डिस्पर्जन मीडियम के कण उस पर टक्कर करते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो जल में अगर कोई कोलाइड है, तो जल के कण इस कोलाइड के कणों से टकराते रहेंगे, जिसके कारण कोलाइड के कण रैंडमली इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनके कणों का कारण है, ठीक। तो ध्यान से देखें, यही लिखा हुआ है, एक कण को देखने पर ज्ञात होता है कि लगातार टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करता है। कोलाइड कण के परिक्षेपण माध्यम में लगातार गति को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं।
ये सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढी थी, तो उनके नाम पर रख दिया। करते हुए कहा था कि व्याख्या करते हुए कि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं की कोलाइड के कणों पर लगातार टकराने से ये होता है। ठीक है, और ताप जितना ज्यादा रहेगा ब्राउनियन गति उतनी ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं अपन आवेश वाले गुण पर। अपन ने क्या देखा था, ये देखा था कि पेप्टाइजेशन क्या था। तो पेप्टाइजेशन में जैसे दोबारा देखते हैं, FeOH होल थ्राइस का क्या बना था, अवक्षेप बना था। इस अवक्षेप में मान लिया मैंने FeCl3 डाल दिया, तो कॉमन आयन कौन बन गया, Fe। तो Fe का इस पे अधिशोषण हो जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है वो विलयन में घूमते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कोलाइड बना है, ये कोलाइड क्या बन गया आपका, धनात्मक आवेशित बन गया। ठीक है, इस आवेश के कारण अपन बोलेंगे कि भाई कोलाइडों पर आवेश हो सकता है, और वो आवेश धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अधिशोषण किसका है ये निश्चित थोड़ी है भाई, जो अपन ज्यादा मात्रा में डालेंगे कॉमन आयन उसी का अधिशोषण हो जाएगा। तो इन अधिशोषण के कारण इन कोलाइडों पे क्या आता है, आवेश आता है। ठीक है, ये आवेश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस आवेश के कारण ये कण आपस में टकराएंगे नहीं, टकरा जाते तो जुड़कर बड़ा कण बना के अवक्षेपित हो जाते। तो देखिए कोलाइड कणों पर विद्युत आवेश पाया जाता है। ठीक है, और एक ही प्रकार के आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है, यानी ये कोलाइड के कण आपस में एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, और इसीलिए ये जुड़कर नीचे नहीं बैठते। यानी यह गुण विलयन को क्या कर रहा है, कोलाइड को स्थायित्व दे रहा है। अगर आवेश नहीं होता तो ये FeOH होल थ्राइस अवक्षेपित हो जाता, यानी आवेश के कारण क्या मिल रहा है, यहाँ स्थायित्व मिल रहा है। इस आवेश के कारण यहाँ पर कुछ कोलाइड हैं जिनको बांटा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे धातुओं के कोलाइड, हाइड्रोक्साइड जो है, धातुओं के हाइड्रोक्साइड, ये मुख्यतः धनात्मक आवेशित बोले गए हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसमें अगर NaOH मिला रहे थे तो ये ऋणात्मक आवेशित बन रहा था। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया है कि क्या मिला रहे हैं अपन, तो फिर अपन क्या मानेंगे, धनात्मक आवेशित। ठीक है, सल्फाइड जो है ये अपने क्या मानने हैं, हमें ऋणात्मक आवेशित मानने हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। इसके अलावा बाकी सब उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। जैसे धातुओं के मैंने बोला था, धातु जो है Ag Au ये सब मुख्यतः ब्रैडिग आर्क विधि से बनती हैं, तो उसमें से जो सोल बनते हैं वो मुख्यतः ऋणात्मक आवेशित होते हैं। इसके अलावा रक्त वाला ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए रक्त कैसा कोलाइडी है, तो आप क्या बोलोगे, ऋणात्मक आवेशित। ठीक है, बताया तो था नेगेटिव चार्ज कैसे आता है ब्रैडिग आर्क में, OH माइनस के कारण QH डालते हैं ना। तो एक तो ये कि अगर रक्त के बारे में कुछ ना दिया जाए तो रक्त को क्या मानते हैं, ऋणात्मक आवेशित। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन पूछ लिया जाए तो फिर अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोलाइड। ठीक है, अगर केवल रक्त बोला गया है कि ब्लड कैसा कोलाइड है तो नेगेटिवली चार्ज, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन का पूछा जाए तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है। राधिका बेटा सुनाई दिया था, ब्रैडिग आर्क में OH माइनस के कारण आता है ऋणात्मक आवेश। चलिए अगला, दोहरी परत। ठीक है, तो जैसे अपन ने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया था, तो ध्यान से देखें, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, किसका, FeOH होल थ्राइस का। इस पे बाहर क्या आ गया था, Fe3+। ठीक है, यानी पॉजिटिव आवेश जुड़ गया यहाँ पर सतह पर FeOH होल थ्राइस के कारण। और जो क्लोराइड आयन है वो बाहर विलयन में रहेगा, तो बाहर क्या है, ये Cl- है। तो Fe3+ का तो अधिशोषण हो गया, ये तो सतह पर परमानेंटली चिपक गया है अभी अधिशोषण के कारण। और बाहर क्या है, ये Cl-। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो धनात्मक आवेशित परत है ये तो हो गई फिक्स्ड परत, स्थाई। ठीक है, लेकिन बाहर जो Cl- है वो तो विलयन में घूमते रहेंगे, इसके चारों तरफ जरूर रहेंगे, कोलाइड के चारों तरफ, लेकिन वो अपनी स्थिति बदलते रहेंगे। एक Cl घूमता हुआ आ गया वहां पर, दूसरा गया, तीसरा आया, चौथा गया, पांचवा आया। तो बाहर जो Cl- वाली परत है नजर आ रही है, ऋणात्मक आवेशित परत, वो गतिशील है। लेकिन जो धनात्मक आवेशित परत है वो स्थायी है। तो ये स्थायी और गतिशील परत के बीच में आवेश का अंतर है। इसी आवेश अंतर के कारण
यहाँ क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे बोला जाता है जीटा पोटेंशियल या वैद्युत गतिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये जो दो परतें बन रही हैं, स्थायी परत और गतिशील परत, इनको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दोहरी परत। ठीक है, तो ये सारा का सारा पॉइंट वही लिखा हुआ है। दूसरी परत गतिमान है, जिसे डिफ्यूज्ड या फिर गतिशील या फिर विसरित परत बोलते हैं, ढीली बंदी होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंतर विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये तो आगे आ जाएगा। विपरीत आवेशित, ठीक है, ये मध्य विभवांतर होता है। दोनों परतें क्या है, आवेश का अंतर है, एक धनात्मक आवेशित है, एक ऋणात्मक आवेशित है। दोनों के मध्य अंतर के कारण क्या होता है, विभवांतर आता है, और इसी विभवांतर को क्या बोला जाता है, जीटा पोटेंशियल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब आगे, ये जो वैद्युत आवेश आ रहा है, ठीक है, इस वैद्युत आवेश के कारण जो आपका धनात्मक या ऋणावेशित कण है, ये विद्युत क्षेत्र में गति करेगा। विद्युत क्षेत्र में कोलाइड के कणों की गति को कहा जाता है विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो जैसे अपने को यहाँ पे दिखाई दे रखा है विद्युत कण संचलन, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें देखिए एक ट्यूब ली, ठीक है, यू शेप की, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और कैथोड, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज लगा दिया और एक नेगेटिवली चार्ज लगा दिया पॉइंट। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, डायग्राम में नजर नहीं आ रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, अब ध्यान क्या रखना है कि दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस विधि के द्वारा आप कोलाइड का आवेश समझ सकते हैं कि कौन सा आवेश होगा। मान लिया धनात्मक है, ऋणात्मक है, ये पता करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो ट्यूब है उसमें कोलाइड फिल कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट करके विद्युत धारा चालू कर देंगे। अगर कोलाइड के कण धनात्मक आवेशित प्लेट की तरफ जाते हैं और वहां पर जाकर चिपक जाते हैं, धनात्मक आवेशित प्लेट पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर कोलाइड का कण का चार्ज क्या रहेगा, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे और पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव प्लेट पर। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि कोलाइड का वो क्या है, चार्ज क्या है। ठीक है, इसी में लिख रहा है कि विलयन में दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। कोलाइड कण उन पर उपस्थित आवेश की प्रकृति के कारण इलेक्ट्रोडों पर गति करते हैं। अगला पॉइंट, सोल के कण विद्युत क्षेत्र में जो गति करते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन बोलते हैं। कणों के कैथोड या एनोड की ओर गमन के कारण, ठीक है, कैटाफोरेसिस या फिर एनाफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर कैथोड की ओर गति करते हैं तो कैटाफोरेसिस, एनोड की ओर गति करते हैं तो एनाफोरेसिस। ये नाम अलग से दिए गए हैं बस। ठीक है, अभी केवल चार्ज समझा, पॉजिटिव या नेगेटिव बस। एनोड कैथोड का दिमाग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट करके लगाएंगे। कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और एनायन एनोड की तरफ जाता है, ये अपन ने इलेक्ट्रो उसमें बोला था, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कैथोड और एनोड काट दिया। ठीक, ये हो गया कैटाफोरेसिस एनाफोरेसिस। अगला जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, विद्युत कण संचलन है, इसी का एक और मिलता जुलता स्वरूप है, इसमें होता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये अपने ज्यादा सिलेबस में है नहीं। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है वैद्युत परासरण में, कि वैद्युत कण संचलन में कौन गति करते थे, कोलाइड के कण। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा जब अपन ने परासरण समझा था, परासरण में कौन गति करता है, परासरण में विलायक के कण गति करते हैं। यानी वैद्युत परासरण में कोलाइड गति नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एसपीएम लगा देते हैं। एसपीएम लगा देते हैं तो कोलाइड तो गति कर नहीं पाएगा, लेकिन जो डिस्पर्जन मीडियम है, परिक्षेपण माध्यम है, वो गति करता है, और वो हमेशा विपरीत दिशा में गति करता है। जैसे मान लिया आपका कोलाइड का कण, ये मान लिया धनात्मक प्लेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, मान लिया कोलाइड, मान लिया नेगेटिव है, ये अज्यूम कर रहे हैं कोलाइड मान लिया नेगेटिव है, तो ये धनात्मक प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो अब ये भाग तो पाएगा नहीं, ये तो एसपीएम से टकरा के रुक जाएगा।
तो कोलाइड का कण अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, तो जो विलायक है या जो डिस्पर्जन मीडियम में या माध्यम है, जल है, वो उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करेगा। यानी जो विलायक या डिस्पर्जन मीडियम रहता है, उसकी गति होगी पहले तो परासरण में, दूसरा उसकी गति कोलाइड के कण की गति की विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो विद्युत क्षेत्र में परिक्षेपण माध्यम परिचित प्रावस्था के विपरीत दिशा में गति करता है, और इस अतः विद्युत क्षेत्र में परिक्षेपण माध्यम के गमन को विद्युत परासरण बोलते हैं। इसमें वो लगा देते हैं, झिल्ली लगा देते हैं, एसपीएम लगा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ऑस्मोसिस में विलायक गति करता था, अपन ने देखा था, विलेय के कण गति नहीं करते, एसपीएम रोक लेता है उन्हें। तो इसमें भी यही होगा, इसमें परिक्षेपण माध्यम के कण गति करेंगे। ठीक है, जो आपके परिक्षेपण अवस्था है वो गति नहीं कर पाती क्योंकि एसपीएम रोक लेता है। और मान लिया अगर परिक्षेपण अवस्था धनात्मक प्लेट की तरफ भागने की कोशिश कर रही होगी, तो परिक्षेपण माध्यम ऋणात्मक प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा, उल्टी दिशा में चलता है। ये पॉइंट एडिशनल है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है स्कंदन या अवक्षेपण। ठीक है, स्कंदन या अवक्षेपण नाम से लग रहा है अवक्षेपण, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका कोलाइड है उसे परिक्षेपण माध्यम से अलग करना है। यानी कोलाइड को क्या करना है, पृथक करना है। इसका मतलब कोलाइड को क्या करना, अस्थाई करना है। अगर स्थाई है तो उसमें ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो अस्थाई हो जाए। अस्थाई होने का मतलब है कोलाइड धीरे धीरे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम पृथक हो जाएंगे, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्कंदन। ठीक है, जैसे दूध का फटना, दूध अगर फटता है उसका मतलब जो उसमें वसा के कण हैं, फैट मॉलिक्यूल हैं, वो जल से पृथक हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, पनीर बनता है जिसका बाद में। तो स्कंदन का मतलब है आप परिक्षेपण अवस्था और माध्यम दोनों को क्या करोगे, पृथक पृथक करोगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अब इसके लिए करना क्या है, स्कंदन के लिए मुख्यतः आपको जो भी स्थायी कारक है, यानी ऐसा कारण जिसके कारण जो आपका सोल है वो स्थायी है, उस कारक को हटाना है। ठीक है, अगर आपने स्थायी होने का जो कारण है उसी कारण को ही खत्म कर दिया तो स्कंदन प्रारंभ हो जाएगा, यानी कोलाइड क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, द्रव विरोधी कोलाइड जो रहते हैं, पहली लाइन, द्रव विरोधी जो कोलाइड है ये कैसे रहते हैं, आपके धनायन और ऋणायन के कारण, यानी धनावेश या ऋणावेश के कारण स्थायित्व प्रदान करते हैं, अभी बताया था। ठीक है, तो अगर आप द्रव विरोधी को स्कंदित करना चाहते हैं, अवक्षेपित करना चाहते हैं, तो आपको उसका आवेश हटाना पड़ेगा, क्योंकि आवेश ही क्या है, स्थायित्वकारी वहां पर क्या है, कारण है। दूसरा, आवेशित कणों को हटाने के लिए, ठीक है, आवेशित कणों को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम उनके आवेश को खत्म करेंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। आवेशित कणों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये आपस में टकराकर बैठ नहीं पाते। यदि किसी प्रकार से ये आवेश हटा दिया जाए, ठीक है, तो उसके कारण ये कण एक दूसरे से टकराएंगे, कभी ना कभी तो टकराएंगे, और टकराकर बड़े आकार होते होते नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति में ये कण संयोजित या उन्मित होंगे। ठीक है, एग्रीगेट होंगे यानी जुड़ेंगे, जिसके कारण ये नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपन स्कंदन कहते हैं। ठीक है, स्कंदन के लिए जो कारण है, जो मुख्य बात है वो क्या है, आपको अस्थायी करना है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे पहला, विद्युत अपघट्य मिला दो कोई। वैद्युत अपघट्य क्या करेगा, जो आवेश है उसको अपने आयन को भेजकर वहां पर उसके आवेश को क्या कर देगा, समाप्त। ठीक है, दूसरा, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि वैद्युत कण संचलन में भी क्या करते हैं, वो विपरीत आवेशित प्लेट पर जाकर, निरावेशित ही तो होते हैं वहां पर जाकर, पॉजिटिव है वहां नेगेटिव पे जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर वहीं चिपका रह जाएगा, यानी संगुणित हो जाएगा। जो आपका ऋणात्मक है वो पॉजिटिव प्लेट पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी अपना आवेश खो देगा। ठीक है, इसके अलावा दो विपरीत सोल को मिलाकर, उबाल कर, या फिर अपोहन, बार बार अपोहन करके भी आप क्या कर सकते हो, स्कंदन कर सकते हो। अब इनको बारी बारी से थोड़ा देखना है अपन को। जैसे पहला है वैद्युत अपघट्य मिलाकर। वैद्युत अपघट्य अधिक मात्रा में मिलाते हैं तो विलयन में दोनों प्रकार के आवेशित कण देता है। जब वैद्युत अपघट्य आप मिलाएंगे तो ये विलयन में क्या करेगा, दोनों प्रकार के कण देगा।
विलयन में उपस्थित आवेशित कण विपरीत आवेशित को क्या कर लेंगे, अधिशोषित, जैसे Fe3+ चिपका हुआ था। अगर आप ऐसा कोई आयन देते हो, ऋणात्मक आयन जो Fe3+ से परमानेंटली जुड़ जाए, ठीक है, घूमता फिरता ना रहे, जैसे क्लोराइड घूम रहा था वैसे नहीं, परमानेंट उससे अभिक्रिया करके बंद बना ले, तो उससे आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, विपरीत आवेशित कणों को अधिशोषित कर लेगा तथा उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, उदासीन हो गए, आवेश खत्म हो गया, तो ऐसे Fe के अब जो कोलाइड के कण हैं ये टकराएंगे तो जुड़ जाएंगे क्योंकि उदासीन हो चुके हैं। ठीक है, और कणों का आकार भी बढ़ गया है, अधिशोषण भी हो गया, बंद बन के वो जो विपरीत आवेशित कण है वो इस पर चिपक गया है, तो उसके कारण भी इसका द्रव्यमान बढ़ गया। तो ये सारे जो कारण हैं ये क्या करेंगे, कणों के आकार को और बड़ा करके उन्हें नीचे बैठने में मदद करेंगे। ठीक है, और ये कण निलंबित हो जाते हैं, अधिक आयतन या अधिक द्रव्यमान के कारण ये नीचे बैठ जाएंगे, जिससे स्कंदन हो जाएगा। कुल मिला के आपको आवेश को क्या करना है, निरावेशित करना है या आवेश को उदासीन करना है। ठीक है, इसको उदासीनीकरण के लिए जो नियम दिया गया था, ये हार्डी-शुल्जे का नियम था, इससे प्रश्न आता है। ये नियम बहुत आसान है। ये नियम बोलता है कि भाई जैसे मान लिया मेरे को Fe का जो धनात्मक आवेशित सोल था उसको निरावेशित करना है, तो धनात्मक आवेशित को निरावेशित करने के लिए मुझे कोई ऋणायन डालना पड़ेगा। तो जो ऋणायन मैं बाहर से डाल रहा हूँ, अधिशोषित होकर जो निरावेशित कर सके उसके लिए, तो मान लिया मैंने जो ऋणावेश डाला है, किसी धनात्मक आवेशित के लिए मैंने मान लिया जो ऋणावेश डाला है वो 2 ऋणावेशित कण है सपोज। एक तो मैंने लिया A-, दूसरा लिया मैंने B2-। अब मैं पूछता हूँ A- ज्यादा प्रभावी रहेगा या B2-, तो सीधा दिमाग में आएगा कि मुझे धनात्मक कण को उदासीन करना है, तो मैं ऋणावेशित कण डाल रहा हूँ। तो जितना ज्यादा आवेश होगा ऋणावेश पर उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि भाई एक प्लस को एक नेगेटिव खत्म करेगा, लेकिन अगर 2 नेगेटिव कण हैं यानी 2 माइनस आवेश है तो वो अकेला ही 2 प्लस को कंज्यूम कर सकता है। अगर मैंने तीसरा वाला C3- डाल दिया तो वो अकेला ही 3 धनात्मक आवेश को निरावेशित कर देगा। यानी कहने का मतलब हार्डी-शुल्जे का ये था कि जो आवेश है, जो आप क्या कर रहे हो, कण डाल रहे हो किसके लिए, स्कंदन के लिए, उस आयन पर जितना ज्यादा आवेश रहेगा उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो अकेला ही ज्यादा आवेश को निरावेशित कर पाएगा। ठीक है, और मान लिया अब किसी पे 4- है तो वो तो और भी अच्छा है, वो तो अकेला ही 4 को निपटा देगा। ठीक है, तो यही बोला गया था हार्डी-शुल्जे नियम में। तो इसका मतलब क्या था कि आयन जो स्कंदन करेगा उस पर जितनी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता या शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो जैसे मान लिया आर्सेनिक सल्फाइड है जो कि ऋणात्मक आवेशित होता है, इस ऋणात्मक आवेशित को अगर मुझे क्या करना है, उदासीन करना है, ठीक है, तो मैं इसमें 3 आयन डालने का प्रयोग कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम 3+ डाल सकता हूँ, बेरियम डाल सकता हूँ, सोडियम। तो अब मुझे ये चेक करना है कि किसकी क्षमता ज्यादा होगी, तो जिसका आवेश ज्यादा है उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। कहने का मतलब स्कंदन क्षमता आवेश से बढ़ेगी और घटेगी, आवेश ज्यादा तो क्षमता ज्यादा, आवेश कम तो क्षमता कम। इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जैसा कोई धनात्मक आवेशित सोल है। ठीक है, तो धनात्मक आवेशित सोल के लिए अगर ऑर्डर चेक कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। पॉजिटिव सोल के लिए अगर मैं चेक करूं कि ऋणात्मक आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखिए साइनाइड वाला जो इस पर 3 आवेश है, सल्फेट वाले पे 2 आवेश है और क्लोराइड वाले पे 1 आवेश है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले तो आपको चेक करना है स्कंदन क्षमता के लिए कि जो आयन आपने डाला है वो विपरीत आवेशित हो। ठीक है, और दूसरी चीज स्कंदन क्षमता उसकी ज्यादा होगी जिस आयन पर आवेश क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा आवेश है तो ज्यादा काम करेगा, कम आवेश है तो कम काम करेगा। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य की अब यहाँ से जो ये स्कंदन क्षमता है इसको समझने के लिए एक परिभाषा दी गई थी, स्कंदन मान। स्कंदन मान का मतलब रहता है कि हमें कितनी मात्रा डालनी है ताकि स्कंदन प्रारंभ हो जाए। तो सीधी सी बात है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, ठीक है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, तो क्षमता ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो तो कम मान में ही काम कर देगा, यानी कम मात्रा में काम कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है
जिसकी क्षमता ज्यादा होगी यानी जिसकी शक्ति ज्यादा है, ठीक है, वो क्या करेगा, कम मात्रा में ही अपना काम कर देगा, और जिसकी क्षमता कम है स्कंदित करने की, उसके लिए हमें ज्यादा मात्रा मिलानी पड़ेगी। तो जो स्कंदन मान होता है वो स्कंदन क्षमता का क्या चलता है, विपरीत चलता है। स्कंदन मान का मतलब क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य की मिलीमोल में न्यूनतम मात्रा कितनी मिलाएं ताकि 1 लीटर जो कोलाइड है वो लगभग 2 घंटे में स्कंदित हो जाए, ठीक है। यानी 1 लीटर कोलाइड है, उसको लगभग 2 घंटे में मुझे स्कंदित करना है, तो मैं इसमें कितना मिलीमोल विद्युत अपघट्य मिलाऊं ताकि स्कंदन हो जाए। तो जो मात्रा मिलानी पड़ेगी विद्युत अपघट्य की, वही क्या होता है, स्कंदन मान। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसके लिए कम मात्रा मिलानी पड़ती है, जिसकी क्षमता कम होती है उसके लिए ज्यादा मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं, विपरीत चलते हैं। अगला होता है विद्युत कण संचलन द्वारा, ठीक है, विद्युत कण संचलन द्वारा। इसका मतलब है वही कि मैंने अपोजिट प्लेट लगा दी, तो जो ऋणावेशित कण है कोलाइड का वो धनात्मक प्लेट पर जाकर अपना आवेश खो देगा, और आवेश खोते ही वहां पर वो इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। तो ऋणात्मक प्लेट पर इकट्ठा हो गए, इसका मतलब धनात्मक कोलाइड थे, वहां पर जाकर उन्होंने अपना आवेश खो दिया और वहीं पर ही चिपक के रह गए इलेक्ट्रोड पर। अगर ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा हो गए तो इसका मतलब वो क्या थे, धनात्मक आवेशित थे, वहां उन्होंने ऋणात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिया, अपना आवेश खोया और वहीं चिपक के रह गए। ये बोलते हैं विद्युत कण संचलन द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से विपरीत आवेश वाला बहुत आसान है। एक आपका मान लिया धनात्मक सोल है, दूसरा मान लिया आपका ऋणात्मक सोल है, दोनों को ही मुझे क्या करना है, स्कंदित करना है। तो अलग अलग वैद्युत अपघट्य मिलाने की बजाय इन्हीं को आपस में मिला दो ना। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश है, दोनों आपस में मिल गए तो क्या होगा, दोनों ही एक दूसरे का उदासीनीकरण कर देंगे, दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, स्कंदित कर देंगे। तो ये है विपरीत आवेशित सोल मिलाने पर। तो दो विपरीत आवेशों के सोलों को मिलाकर वो एक दूसरे को स्कंदित कर सकते हैं, एक दूसरे को निरावेशित करके स्कंदित कर देंगे। अगला है उबालने पर। उबालने पर क्या होगा, ध्यान से पढ़ें। सल्फर या सिल्वर के जो हैलाइड है के जल में परिक्षिप्त सोल को उबालने पर ये स्कंदित हो जाते हैं, क्योंकि उबालने पर जल के अणु व सोल के कण के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि सोल के कणों पर उपस्थित जो आवेश है उसे हटा देती है। भाई उबालेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये जो अधिशोषण हुआ था ये धीरे धीरे कम भी तो होगा, ठीक है। दूसरा, जल के कण तो टकराएंगे भाई, दो कोलाइड आपस में नहीं टकराएंगे लेकिन जल तो टकराएंगे ना। तो जल के कण टकराएंगे तो क्या होगा, ये अधिशोषण धीरे धीरे घटने लगेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये परत पे से आवेश हटेगा, उच्च ताप करने पर कण वापस से टकराकर नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ताप बढ़ाने पर जो आकर्षण के कारण वो अधिशोषण हुआ था, आप उस अधिशोषण को घटा रहे हो, अधिशोषण घटेगा, आवेश कम होगा, आवेश धीरे धीरे हटेगा, और हटते हटते एक ऐसी स्थिति आएगी जब आवेश पूरी तरह से हट जाएगा और कण धीरे धीरे नीचे सेटल होना चालू हो जाएंगे। स्कंदन क्षमता ज्यादा है तो फ्लोकुलेशन वैल्यू यानी स्कंदन मान कम रहेगा, ठीक है ना। आयन का ऊर्णन का कम मान होना स्कंदन उच्च स्कंदन क्षमता का प्रतीक है, सही तो लिख रहा है। ऊर्णन मान कम है यानी स्कंदन क्षमता उच्च है। फ्लोकुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी ना, अगर क्या बोलते हैं क्षमता कम है, क्षमता कम है यानी ताकत नहीं है उसमें, तो ज्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी ना आपको। तो अगला है अपोहन की पुनरावृत्ति, यानी बार बार अपोहन करते हैं, बार बार डायलिसिस करते चलो करते चलो करते चलो, तो इससे भी जो अशुद्धियां जो बाहर आ रही थी, आयन की अशुद्धियां आ रही थी ना, तो हो सकता है कि इतना ज्यादा अपोहन कर दें कि जो आयन अधिशोषित हो गए थे वो भी धीरे 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 बाहर आने लगे। भाई अगर मैं कम अधिशोषण वो करूंगा अपोहन, तो केवल जो अशुद्धियों के आयन है वही बाहर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, अपोहन कर दिया, तो ये भी हो सकता है कि जो आयन कहाँ थे, अधिशोषित हो गए थे, वो भी धीरे धीरे अलग होना चालू हो जाए, जिसके कारण वापस से स्कंदन क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। तो यह है अपना अपोहन की बार बार पुनरावृत्ति करने पर। अब ये इंपॉर्टेंट है द्रव स्नेही। द्रव स्नेही का देखिए, द्रव स्नेही में जो स्थायी होने का कारण होता है
वो स्थायी होने का कारण आवेश नहीं है, ठीक है, क्योंकि आवेश ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं। द्रव स्नेही का जो स्थायी होने का कारण है वो होता है उसका जल योजन, यानी जो द्रव स्नेही का कण है इसके चारों तरफ जो माध्यम के कण है वो घेरा बना लेते हैं, यानी दोनों के बीच में आकर्षण है ना, ठीक है वो। तो मुझे किसी भी तरीके से उस आकर्षण को हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए द्रव स्नेही कोलाइड के लिए पहली चीज तो इन पे आवेश होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत कम होता है। तो ध्यान से सुना, अब क्या करना है। जब भी द्रव स्नेही कोलाइड का अधिशोषण वो करना होगा स्पंदन, हम वैद्युत अपघट्य का प्रयोग बाद में करते हैं। बाद में क्यों करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत आवेश है तो उसे हटा दें, ठीक है। लेकिन आप मुख्यतः ऐसा प्रयोग में लेंगे कोई कारक जो कि जल, और जैसे मान लिया परिक्षेपण माध्यम जल है और आपका कोलाइड इससे बहुत आकर्षण रख रहा है, यानी जल के कण इसके चारों तरफ घेरा बना के मस्त बैठे हुए हैं, कोलाइड स्थायी है। तो आप सबसे पहले एक ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जो जल से आकर्षण रखता हो, ठीक है। यानी आप मान लिया अल्कोहल मिला दिया, तो अब जल के पास कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। आपने अल्कोहल मिला दिया तो जल को अब दिक्कत आएगी कि जल कोलाइड के साथ आकर्षण रखे या अल्कोहल के साथ। तो उससे क्या होगा, जल का कोलाइड के साथ तो आकर्षण है, अल्कोहल के साथ भी आकर्षण है। तो जब आप अल्कोहल मिलाएंगे तो जल के कण कोलाइड से हटकर धीरे धीरे अल्कोहल की तरफ भागने लगेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं विलायक बदल कर, विलायक बदल दिया आपने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले विलायक बदलेंगे द्रव स्नेही में, मुख्यतः अल्कोहल अल्कोहल कुछ डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो पहले विलायक कोलाइड की तरफ आकर्षण रखता था डिस्पर्जन माध्यम, वो अब दूसरे की तरफ आकर्षण रखेगा। उसके बाद कण के चारों तरफ से जल के अणु हट गए। अब अगर मान लिया कण पे थोड़ा बहुत आवेश है तो थोड़ा सा वैद्युत अपघट्य मिला के उसे भी निरावेशित कर दीजिए, ठीक है। तो कोलाइड पर कम आवेश तथा अधिक जल योजन के कारण ये स्थायी होते हैं। यदि दोनों कारक हटा दें तो स्कंदित हो जाएगा। ये निम्न प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम विलायक मिलाएंगे और दूसरा मिलाएंगे वैद्युत अपघट्य। पहले अपन क्या करते हैं, विलायक मिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा कुछ आवेश बचा है तो उसके लिए वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे। तो जैसे कि उदाहरण भी दे रखा है, जब विलायक जैसे अल्कोहल या एसीटोन को मिलाते हैं तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो है उसका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी जिस कण के चारों तरफ जल के अणु घेरा बना के बैठे थे, आप अल्कोहल डाल दोगे तो जल के कण क्या होंगे, आप अल्कोहल की तरफ भागेंगे, भैया उसके पास जाते हैं जिसके साथ बंध बनाने की क्षमता और ज्यादा अच्छी है। तो अल्कोहल एक तरह से क्या करेगा, जल को वहां से हटाएगा कि भैया इधर आ जाओ, मैं आ गया हूँ। तो जल के कण उस पे से हट जाएंगे, यानी कोलाइड का क्या हो गया, निर्जलीकरण हो गया। अब अगर उस पर थोड़ा बहुत आवेश है तो थोड़ा सा विद्युत अपघट्य मिला दो, वो आवेश भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी जो कण था वो एक्सपोज हो गया है, जल हट गया उसके चारों तरफ से। इस स्थिति में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दो, अगर थोड़ा सा आवेश है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो द्रव स्नेही के लिए वैद्युत अपघट्य मिलाना प्राइमरी नहीं होता। पहला प्राइमरी क्या है, द्रव स्नेही के लिए ऐसा अवयव मिलाना जो कि जल और कोलाइड के बीच के आकर्षण को वहां से हटाकर अपनी तरफ शिफ्ट कर, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहल या एसीटोन मिलाकर अपन मुख्यतः इनका क्या करते हैं, स्कंदन करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है, ठीक है, स्कंदन के, जो कि आपको, ठीक है, करने हैं बिगिनर बॉक्स 3 के। बहुत आसान है ये सब। अगला है रक्षण कोलाइड, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है ये अपन अगली क्लास में देखेंगे, रक्षण कोलाइड। टाइम हो गया आज का, ठीक है। रक्षण कोलाइड के बाद फिर अपने क्या आ जाएंगे, उत्प्रेरक और बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। तो मैं यहाँ तक के हैंडआउट आपको भेजता हूँ, इससे पिछली वाली, पिछली स्लाइड तक के भेज देता हूँ आपको, यहाँ तक के भेजता हूँ, ठीक है। इसका मॉड्यूल करना चालू कर लेना बेटा। मॉड्यूल में सेक्शन बने हुए हैं, तो कोलाइड के जो लास्ट वाले प्रश्न है वो अभी नहीं हो पाएंगे, बाकी सारे आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि इसमें बस अब केवल अनुप्रयोग बचा है और ये रक्षण कोलाइड बचा है, बाकी सारे हो जाएंगे। गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा बेटा मैं।
रेगुलर क्लास ही तो है बेटा ये मेरी, अल्टरनेट ही तो चल रही है अभी बेटा, अल्टरनेट ही तो चल रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है। अब रेगुलर क्यों नहीं हो रही, वो तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है ना बेटा, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर रेगुलर होती तो अब तक तो आपका क्या बोलते हैं खत्म हो गया होता, सरफेस सॉलिड स्टेट भी चालू हो गया होता। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी स्पीड से चल रहा है, क्या है। हाँ लीव कर सकते हैं, मैं गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, जिसको गूगल ड्राइव से चाहिए वो वहां से ले सकता है। जहां तक है कल कोशिश करेंगे पूरा करने की चैप्टर को। हैंड आउट डाल रहा हूं मैं। भेज दिया मैंने बेटा हैंड आउट, यहाँ पर भी भेजूंगा, देखिए हैंड आउट मिल गया होगा, देखिए मिला हैंड आउट। ठीक है, गूगल ड्राइव पे भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, गूगल ड्राइव पे भी ऐड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव पे भी ऐड कर दिया बेटा मैंने। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, हैव अ नाइस डे।